स्वागत है प्यारे साथियों, आप सभी लोगों का अवध वॉरियर के इस प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद कि आप स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे और अपनी तैयारियों को ताबड़तोड़ चला रहे होंगे, क्योंकि मुकाम और समय बिल्कुल समीप आने वाला है। वो घड़ी कब आ जाए कि जब आयोग के द्वारा ये फरमान आ जाए कि फला तारीख को परीक्षा होगी, पर उससे पहले हम अपनी तैयारियों को बेहतर करें, सुव्यवस्थित करें और अच्छे योजनाबद्ध तरीके से अपनी तैयारियों को हम बिल्कुल एक चक्र में समेट लें। और इस चक्र का इतना फायदा होगा कि हमारा एक ओहदा हमारे लिए सुरक्षित रहे। तो स्वागत है अवध वॉरियर के इस प्लेटफॉर्म पर, जहां पर यूपीएसआई यूपीपी, मैं आज ही अनाउंस कर रहा हूं आपके लिए, यूपीएसआई यूपीपी की कक्षाएं बिल्कुल निःशुल्क आपको मिलेंगी, एक पैसे का भी शुल्क नहीं लगेगा। और क्लास, थ्योरी क्लास, प्रैक्टिस सेट, सारा कुछ आपको इसी चैनल पे मिलेगा। भरोसा आप कीजिए और हमारी टीम पूरी आपके साथ उस समय तक रहेगी जब तक आपके कंधे पर सितारा नहीं लग जाएगा। तो स्वागत है, इस सेशन को शुरू करते हैं, जिसमें प्राचीन इतिहास के आयोग के पूछे गए सवालों पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि प्रीवियस ईयर की श्रृंखलाओं में आयोग ने कैसे कैसे सवाल पूछा है, जिसमें PYQ पर चर्चा होगी कि आयोग ने किस तरह से सवाल पूछा है और आपको अपनी तैयारियों में किन बातों का ख्याल रखना है। आइए शुरू करते हैं सेशन को। और मैं बार बार कहता हूं कि ना, दुनिया में कोई कार्य ऐसा नहीं है जो मुश्किल हो, जिसे पाना असंभव है। अगर हमें उस काम के प्रति मोहब्बत हो जाए तो अंधेरा हो, दोपहर हो, धूप हो, छांव हो, किसी चीज का एहसास नहीं होता है। बस काम से, हमें अपने काम से मोहब्बत होनी चाहिए। तो अपने काम से मोहब्बत कर लो, अपने इस एक ओहदे से मोहब्बत कर लो, तो स्वाभाविक है एक ओहदा आपको पाने से कोई रोक नहीं सकता है। आइए सेशन शुरू करते हैं और पहला सवाल बिल्कुल आपके लिए लेकर के हाजिर हैं। पहला सवाल जो आयोग ने पूछा है, और जिस वर्ष पूछा शायद उस वर्ष का तो भाई समय ही रहा होगा। अब कितने छात्र उस समय सही किए होंगे कि नहीं, उस बात पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। आज चर्चा ये करेंगे कि आप इन प्रश्नों को अगर दोबारा पाते हैं तो किस तरह से देखेंगे। और इतिहास विषय, जिसका एसआई में मैं कहूं कि बहुत ज्यादा भूमिका तो नहीं है जितना सवाल होना चाहिए, लेकिन फिर भी सिलेक्शन के लिए एक क्वेश्चन मायने रखता है। जिस दिन आपने इस बात को एक्सेप्ट कर लिया, उस दिन आप अपनी तैयारी में 4 चांद लगा देंगे। सिलेक्शन के लिए एक क्वेश्चन मायने रखता है। तो सवाल है आपके सामने बिल्कुल कि भीतरी स्तंभ शिलालेख गुप्त साम्राज्य के शासनकाल की थी, जो किस शासक के समय से संबंधित है। विकल्प आपके सामने है। अगर उत्तर आपको पता है तो आप भी कमेंट कर सकते हैं, इससे आपकी योग्यता और काबिलियत का भी प्रदर्शन होगा। ऑप्शन है समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त और कुमारगुप्त। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त के बारे में अगर मैं थोड़ी सी बात आपको बताऊं प्यारे साथी, तो यहां स्कंदगुप्त के संदर्भ में कुछ बातें ध्यान रखना है कि ऑप्शन तो हो गया आपका स्कंदगुप्त, सही ऑप्शन आप जान गए। स्कंदगुप्त के संदर्भ में 2-3 बातें आप ध्यान रखना है कि ये गुप्त वंश का अंतिम महान शासक था। इसी के बाद कहते हैं गुप्त वंश की शासन सत्ता बिल्कुल पतना अवस्था में प्रवेश कर गई। किसके बाद? स्कंदगुप्त के बाद। और स्कंदगुप्त से संबंधित, स्कंदगुप्त के काल में ही या स्कंदगुप्त से संबंधित है। क्या संबंधित है? तो जो आप शीर्ष पर देख रहे हैं वो कौन सा अभिलेख लिखा है, तो आपने अभी पढ़ा, जिसका नाम क्या है? भीतरी स्तंभलेख। इसका भी संबंध किससे है? तो स्तंभगुप्त से ही है। भीतरी स्तंभलेख जो आपके उत्तर प्रदेश में ये पाया गया, स्थित है। ये संबंधित किससे है? तो कौन सा स्तंभ संबंधित है? भीतरी स्तंभ शिलालेख। भीतरी स्तंभ शिलालेख। स्तंभ शिलालेख का संबंध किस शासक से है? तो है आपका भीतरी स्तंभ शिलालेख का संबंध है स्तंभगुप्त से। शिलालेख। अब प्यारे साथी, सवाल यहां से क्या बनता है? भीतरी स्तंभ शिलालेख से संबंधित कुछ बातें आपको ध्यान रखना है, जो विशेष एग्जाम के लिए आपके महत्वपूर्ण हो सकता है। उन बिंदुओं को भी मैं आपको यहां बताना चाहता हूं। भीतरी स्तंभलेख कहां से मिला है,
उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में स्थित है। भीतरी स्तंभ लेख का संबंध किस शासक से है? स्कंदगुप्त से है। अभी हम लोगों ने बात भी इस पर की। दूसरी बात, भीतरी स्तंभ लेख का संबंध किस साम्राज्य से है या किस वंश के काल से है? तो गुप्त वंश के काल से है, गुप्त वंश से। तीसरी बातें अगर आपने जान लिया तो भीतरी स्तंभ लेख के बारे में आपकी जानकारी और पृष्ठभूमि और बढ़ जाएगी। वो क्या कि इसी में हमें पुष्यभूति वंश, पुष्यभूति और हूणों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। यह प्रश्न बिल्कुल चार चांद लगा देगा कि किस अभिलेख में पुष्यभूति और हूणों के आक्रमण का जिक्र मिलता है, तो वो भी आपका कौन सा है? भीतरी स्तंभ लेख। इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है। बाकी आप जानते हैं कि स्तंभगुप्त को हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो स्तंभगुप्त की उपाधि मिलती है क्रमादित्य। एक नाम यहां आप लिख सकते हैं, इसको क्या कहते हैं? क्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। अब विकल्प में मौजूद अगर शासकों को अब आपको मैं बताऊं तो आपको जान करके ज्ञान और वर्धन होगा। और वो चीजें क्या है, तो यहीं पर आप इस चीज को भी देख सकते हैं। इसे अगर आप नोट डाउन, हाँ देखिए, इस सेशन में नोट डाउन भी करते चलिएगा आप। इससे क्या होगा, आपकी तैयारी थोड़ी सी और भी बेहतर हो जाएगी। देखो, बात करें अगर हम लोग समुद्रगुप्त की, तो समुद्रगुप्त के संदर्भ में हमें खूब बढ़िया से ध्यान रखना है प्यारे साथी। और क्या ध्यान रखना है? पहली चीजें, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और एक शासक हैं विसेंट आर्थर स्मिथ, उन्होंने भारत का नेपोलियन किसे कहा है? समुद्रगुप्त को। क्यों? क्योंकि इसने उत्तरापथ के 12 शासकों को, उत्तरापथ बोले उत्तर भारत या आर्यावर्त, और दक्षिणापथ के 12 शासकों को नस्तानाबूद किया, पराजित किया था। कोई युद्ध कभी हारा नहीं, इसलिए इसे भारत के नेपोलियन की संज्ञा दी जाती है। दूसरी बात जो खूब पूछा जाता है, वो समुद्रगुप्त की उपाधि से सवाल आते हैं। और ये उपाधियां अगर आप जान लेते हैं तो आपकी तैयारी बिल्कुल और भी बेहतर होने वाली है ना। देखो, कहते हैं ना कि खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे तेरी रजा क्या है। अगर अपने कार्य के प्रति लगन, निष्ठा है, धैर्य और साहस है, तो कोई पछाड़ने वाला नहीं है। तो इसे और किस उपाधि से जानते हैं? तो प्यारे साथी, सवाल पूछा जाता है कि गुप्त वंश का पहला कौन शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? और ध्यान रखना, परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला पहला शासक कौन है? समुद्रगुप्त। दूसरी उपाधि जो इसकी खूब पूछी जाती है, कविराज किसे कहा जाता है? तो कविराज कहा जाने वाला प्राचीन इतिहास का एकमात्र शासक कौन है? समुद्रगुप्त। इसे और क्या कहते हैं? युद्ध में महारथी हासिल था इसे, इसलिए इसको क्या कहते हैं? समरथ का विजेता भी कहा जाता है, समरथ का विजेता भी कहते हैं इसे। और इसका पिता कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। और उसने लिच्छवी राजकुमारी, लिच्छवियों का इतिहास बहुत ही गौरवान्वित इतिहास था और बड़ी वीरता का इतिहास था। थ्योरी की क्लास में आपको मैं बता रहा हूं उसको। इसके अलावा अगर आप चाहें तो थ्योरी की क्लास भी देख लीजिए, आपका ज्ञान और भी परिपूर्ण हो जाएगा। लेकिन इस सीरीज में मेरा पूरा का पूरा प्रयास है कि प्रश्न और कुछ इतनी व्याख्या करें कि अगर केवल आप प्रश्न और व्याख्या सुन के चले जाएं तो अपने एग्जाम में आप सटीक गोला भर के आइए और आपका एक ओहदा सुरक्षित रहे। ये पूरा प्रयास होगा किस पर? अवध वॉरियर के इस प्लेटफॉर्म पर। आइए बात करें तो इसे क्या कहते हैं? समरथ का विजेता। पिता इसका विवाह किया था किस वंश में? लिच्छवी वंश में, तो इसलिए इसे लिच्छवियों का नाती कहा जाता है, लिच्छवः दौहित्र। इसे और क्या कहते हैं? लिच्छवयः दौहित्र के नाम से भी जाना जाता है। और किस शासक को प्यारे साथी कहते हैं? तो ये आपका समुद्रगुप्त को कहा जाता है। इतनी बातें समुद्रगुप्त के बारे में अगर आपने याद कर लिया तो तैयारी और हो गई। अब बात करें कि अगर यहीं पर नाम है चंद्रगुप्त का और कुमारगुप्त का, तो इनकी भी व्याख्या यहां ले लेते हैं। उम्मीद कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। और अगर इनको भी आपने जान लिया तो आपकी तैयारी में बिल्कुल 4 चांद लग जाएगा। चंद्रगुप्त के बारे में बस इसकी उपाधि ध्यान रखना है। पहली चीज कहते हैं कि गुप्त वंश का कौन सा पहला शासक था प्यारे साथी जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का पहला शासक है जिसका नाम है चंद्रगुप्त।
प्रथम के नाम से इसे जानते हैं। दूसरा, इसने विवाह किस वंश में किया था? तो इसने विवाह किया था लिच्छवी वंश में। कभी कभी यहां से भी सवाल आ जाता है। लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से इसने विवाह किया था। और तीसरी बातें जो ध्यान रखना है वो ये कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक यही था, चंद्रगुप्त प्रथम। और संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। और एक नाम अगर आप और जानेंगे तो आपका ज्ञानवर्धन और हो जाएगा। लेकिन चंद्रगुप्त से संबंधित अगर इनकी उपाधि आपने नहीं जाना तो थोड़ा सा आप गड़बड़ी करेंगे अपनी तैयारियों में। तो उपाधियों को भी ध्यान रखना है। उपाधि में आपको ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की। अभी मैंने बताया कि इनकी उपाधि आपको ध्यान खूब बढ़िया रखना है। और उपाधि में क्या लिखा? महाराजाधिराज। मैंने कहा गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है। और एक आखिरी बात जो आपको ध्यान में रखना है वो ये प्यारे साथी, आखिरी बात क्या ध्यान रखना है कि इस वंश का पहला शासक था जिसने विवाह प्रकार के सिक्के चलाए थे। विवाह प्रकार के या राजा रानी प्रकार के सिक्के चलाए थे। राजा रानी प्रकार के सिक्के चलाए थे। अब ये सिक्के क्यों चलाए थे, इस सिक्के का क्या मर्म है, क्या राजनीतिक महत्व है, ये सब डिटेल क्लास में आप देख सकते हैं और वहां पर मैंने व्याख्या की है। आखिरी शासक अगर मैं आपको यहीं पर बता दिया तो आपकी तैयारी में और भी बेहतर स्थिति बनेगी। और वो इसी वंश के शासक की अगर बात करें तो वो कौन है? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के बारे में आपको क्या क्या जानना चाहिए? तो देखिए, कुमारगुप्त के बारे में बताऊं तो जैसा कि आप लोग खूब जानते हैं, कुमारगुप्त की एक उपाधि है। इसकी भी उपाधियां रेयर केस में पूछ लिया जा सकता है क्योंकि गुप्तों की उपाधि खूब ध्यान रखना। इसे महेंद्रादित्य कहते हैं। महेंद्रादित्य कहा जाता है। और कुछ किताबों में मेरे प्यारे साथी आपको इसकी उपाधि क्या मिलेगी? श्री महेंद्र मिलेगी। श्री महेंद्र। और ध्यान ये रखना है कुछ किताबों में इसकी भी उपाधि विक्रमादित्य मिलेगी। लेकिन विक्रमादित्य के नाम से मशहूर कौन होगा? गुप्त वंश का एक योग्य और काबिल और महान शासक कह सकते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, लेकिन इसकी भी उपाधि मिलती है। अब आप कुमारगुप्त को क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों जानना चाहते हैं? तो मैं आपको बताऊं, कुमारगुप्त को इसलिए पढ़ लीजिए क्योंकि इसी व्यक्ति ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की इसने क्या करा दी? स्थापना कराई थी। और मेरे प्यारे साथी, आप जानते हैं नालंदा वर्तमान में भी किस राज्य में है? बिहार में है। और ये एक समय में भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय था। भारत का प्राचीनतम विश्वविद्यालय था आपका नालंदा विश्वविद्यालय। बहरहाल तुर्की आक्रांताओं ने इसे ध्वस्त कर दिया, नस्तानाबूद कर दिया। इसकी है ना एक एक दीवारों को बिल्कुल गोला बारूदों से ध्वस्त कर दिया। अभी भी सरकार अब नया नालंदा बना रही है। जो भी हो, लेकिन उस समय की नालंदा विश्वविद्यालय जो था जिसमें बौद्ध धर्म के संप्रदायों में अगर बात करते हैं तो बौद्ध धर्म के संप्रदाय की दो शाखा, एक हीनयान एक महायान। तो ये जो विश्वविद्यालय था इसमें बौद्ध धर्म के महायान शाखा की शिक्षा दी जाती थी। महायान शाखा। अब ध्यान रखना है महायान शाखा क्या है, हीनयान क्या है, तो ये सब हम आपको क्लास में बताएंगे। तो उम्मीद पहला सवाल आपने समझ लिया, उसकी व्याख्या समझ ली। और इस तरह से मैं आपको सारे सवाल कराने वाला हूं। और मैं फिर बता रहा हूं, अगर आप रुक गए और आपने समझ लिया तो क्वेश्चन और व्याख्या से ही आपका एग्जाम में आपका एक ओहदा सुरक्षित होने वाला है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। तो अगले सवाल पे चलते हैं प्यारे साथी। प्रश्न नंबर 2 पे। प्रश्न नंबर 2 आपके सामने है। कालिदास के मालविकाग्नि मित्रम, कालिदास के मालविकाग्नि मित्रम का नायक अग्निमित्र किसका पुत्र था? ये कालिदास जी का बड़ा प्रमुख नाटक है मालविकाग्नि मित्रम, आपने सुना भी होगा। अब यहां विकल्प है पुष्यमित्र, कनिष्क, बिंदुसार, है ना, बिंदुसार और अशोक। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पुष्यमित्र। पुष्यमित्र ने एक वंश चलाया था जिसका नाम क्या था? शुंग वंश। ये पहला ब्राह्मण वंश भी कहा जाता है। और पुष्यमित्र शुंग इससे पहले ध्यान में रखना मौर्य वंश का सेनापति था। मौर्य या मौर्यों का क्या था? सेनापति था। सेनापति
सेनापति था और कहाँ का सेनापति था, कई बार ये भी सवाल कर देता है। तो विदिशा का था, और विदिशा कहाँ पड़ता है, तो आप प्यारे साथी खूब जानते होंगे विदिशा कहाँ है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। और यहाँ से अगर मैं थोड़ी सी बात आपको और बताऊं तो रुचिकर लगेगा, और वो प्रमुख बातें क्या है वो ध्यान में रखना है कि एक तो पुष्यमित्र शुंग किस वंश का संस्थापक है, शुंग वंश का संस्थापक था, और मौर्यों का सेनापति था, कहाँ का, विदिशा का। और ये मौर्यों के किस शासक का सेनापति था, तो मौर्य का एक शासक था बृहद्रथ। तो सेनापति ये किसका था, बृहद्रथ का। और बृहद्रथ कौन था, मौर्य वंश का अंतिम शासक था, मौर्य वंश का अंतिम शासक था। और ध्यान ये रखना, एक बात मैं और बता दूं, उसके बाद अगले शासक की व्याख्या में रखता हूं। अगली एक बात आपको क्या ध्यान रखना है, तो अगली एक बात आपको ध्यान ये रखना है प्यारे साथी, वो यही पुष्यमित्र शुंग से नेक्स्ट प्रमुख लाइन अगर बात करें तो आपको ध्यान ये रखना है। इतनी बातें तो आपने देखा कि शुंग वंश का संस्थापक है क्या है। दूसरा, इसने अश्वमेध यज्ञ कराया था, अश्वमेध यज्ञ कराया था, अश्वमेध यज्ञ। और इसके जो अश्वमेध यज्ञ था, इस अश्वमेध यज्ञ का एक नाम केवल बस पूछा जाता है कि अश्वमेध यज्ञ का पुरोहित कौन था। पुरोहित किसे कहते हैं, जो हमारे कर्मकांडों का संपादन कराएं, जो हमारे वैदिक कर्मकांडों को संपादित कराएं, उन्हीं को क्या कहते हैं, पुरोहित कहा जाता है। तो इनके पुरोहित कौन थे, पतंजलि, महर्षि पतंजलि। ये खूब पूछा जाता है, महर्षि पतंजलि किसके पुरोहित हुआ करते थे, तो महर्षि पतंजलि पुरोहित थे किसके, पुष्यमित्र शुंग के। और इसी पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था जिसका नाम था अग्निमित्र। और अग्निमित्र के बारे में ये जो पुस्तक है मालविकाग्निमित्रम, इस मालविकाग्निमित्रम के बारे में थोड़ी सी मैं आपको बात बता दूं जो आपके लिए बेहद खास हो सकता है। वो प्रमुख बातें क्या हैं ये ध्यान में रखना है कि इसी मालविकाग्निमित्रम में प्रेम कहानी मिलती है, इसमें प्रेम प्रसंग मिलता है। और प्रेम प्रसंग किसका मिलता है, तो मालविका, एक नायिका मालविका और पुष्यमित्र शुंग का पुत्र अग्निमित्र के मोहब्बत की कहानियों का वर्णन है। बड़ा खूबसूरत कहानियां हैं, उसे मैं लेक्चर में ही बताऊंगा क्योंकि यहां टाइम कम है, तो वहां पर ही मैं बताऊंगा प्रेम प्रसंग। बहरहाल मालविकाग्निमित्रम में, मालविकाग्निमित्रम नाटक है, और यह नाटक किसका है, महाकवि कालिदास जी का। और इसमें कुल, इसके जो ये नाटक है मालविकाग्निमित्रम, इस नाटक के बारे में कहते हैं कि इसमें कुल 5 अंकों का नाटक है। कितने अंकों में वर्णन किया गया है, 5 अंकों में इसे विभाजित किया गया है। और खूब बात जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि इसी नाटक में मेरे प्यारे साथी, इसमें सबसे ज्यादा जोर दिया गया है और बल दिया गया है किस रस के बारे में, सिंगार रस का खूब बढ़िया व्याख्या किया गया है। तो उम्मीद ये सवाल आपने समझा। और बाकी आपके बारे में मैं बताऊं इन शासकों के बारे में तो इसे नोट कर लेना, और अगले शासकों के बारे में अगर आप जानना चाहें तो बस थोड़ी सी परिपाटी आप अगर जान लेते हैं तो आपकी तैयारी और बेहतर हो जाती है। कनिष्क के बारे में इतना ही जानना है, कुषाण वंश का सबसे महान शासक था। कुषाण वंश का महान शासक कौन था, तो कुषाण वंश का महान शासक हुआ करता था कनिष्क। एक बात तो ये ध्यान रखना है। दूसरी बात ध्यान रखना है कि कनिष्क का राज्याभिषेक, जो आपसे खूब पूछा जाता है कि कनिष्क का राज्याभिषेक कब हुआ, 78 ईस्वी में। और इसी 78 ईस्वी को इसी 78 ईस्वी को क्या मानते हैं, शक संवत की, इसी को शक संवत माना जाता है, शक संवत की शुरुआत कहते हैं। तो आपको एक सवाल बताना है कि हमारे संविधान सभा ने शक संवत को कब अपनाया। और हिंदू पंचांग की शुरुआत किस संवत से होती है, शक संवत की। किस पंचांग की, हिंदू पंचांग की। तो हिंदू पंचांग जो है इसकी शुरुआत किससे होती है, शक संवत से। और प्यारे साथी आपको ध्यान रखना है, हिंदू पंचांग का जो प्रथम माह होता है, प्रथम माह वो है आपका चैत्र, प्रथम माह है चैत्र। और हिंदू पंचांग का अंतिम माह है आपका फाल्गुन, है ना। और इसे जब आप थ्योरी वाले क्लास में जाएंगे तो मैंने पूरे मंथ को एक बाय एक क्रमबद्ध बताया है। इस बात को नोट करने के अलावा फिर बात कर लेते हैं हम लोग किस शासक के बारे में, तो अगली चर्चा हम लोग रखेंगे बिंदुसार के बारे में। और अगर आपने बिंदुसार को इतना ही जान लिया और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप थ्योरी की क्लास ले सकें, तो मैं कहता हूं आपका बेड़ा पार है। बिंदुसार,
बिंदुसार पुत्र है किसका? एक योग्य शासक। तो बिंदुसार के पिता का नाम आप सभी जानते हैं, क्या नाम था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, जो भी पेट में पूछा गया था कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, तो बिंदुसार का पिता था। बिंदुसार के बारे में सबसे ज्यादा आपको क्या ध्यान रखना है? केवल उपाधि ध्यान रख लोगे तो आपकी तैयारी बेहतर मानी जाएगी। पहला, बिंदुसार को क्या कहते हैं? सिंहसेन। क्या बोला जाता है? सिंहसेन। सवाल यह बनता है, बिंदुसार को सिंहसेन कहां कहा गया है? जैन ग्रंथों में। जैन ग्रंथ में क्या कहा गया है? सिंहसेन। बिंदुसार को क्या कहा गया है? अमित्रघात। अमित्रघात यानी शत्रुओं का नाश करने वाला। और यह कहां कहा गया है? संस्कृत ग्रंथ में। हमारी मूल भाषा क्या है? संस्कृत। तो प्यारे साथी, संस्कृत ग्रंथ में इन्हें क्या कहा गया है? अमित्रघात। और फिर बात करते हैं, इसे क्या कहा गया? अमित्र चेटस। अमित्र चेटस कहा गया है। और अमित्र चेटस कहा गया है इन्हें किस ग्रंथ में? यूनानी ग्रंथ में। यूनानी ग्रंथ में इन्हें क्या कहा गया है? अमित्र चेटस कहा गया है। इतने नाम अगर आप जान लेते हैं किसके बारे में? तो इतना नाम अगर आप जान लेते हैं बिंदुसार के बारे में तो आपकी तैयारी खूब बेहतर है। सबसे ज्यादा यही पूछा गया है कि सिंहसेन किसे कहा गया है? तो बिंदुसार को। और एक बात ध्यान रखना है, बिंदुसार किस धर्म का अनुयायी था? आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आजीवक संप्रदाय क्या है, किसे कहते हैं, इसके लिए आप थ्योरी क्लास को ज्वाइन करो। और बाकी रही अशोक, तो अशोक की हम लोग आगे सवाल में फिर पूछा जाएगा तो वहां पर व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके लिए, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पे बढ़ते हैं। ये रहा प्रश्न नंबर 3 आपके सामने। प्रश्न नंबर 3 है आपके सामने। प्रश्न देख रहे हैं आप और उत्तर भी करने का प्रयास करें आप। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? गौतम, बद्रायन, पतंजलि और कपिल ऋषि। तो वो कौन है? आंसर हो जाएगा कपिल ऋषि। हम लोग पढ़ते हैं हिंदू धर्म के रूढ़िवादी संप्रदाय, और हिंदू धर्म के रूढ़िवादी संप्रदाय में षड दर्शन पढ़ते हैं हम लोग। षड दर्शन, 7 दर्शन। इसे हम लोग हिंदू धर्म का रूढ़िवादी संप्रदाय कहा जाता है। रूढ़िवादी संप्रदाय कहते हैं इसे, षड दर्शन को। और इसमें जो षड दर्शन हैं वो कौन कौन से हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना है। तो षड दर्शन में आप खूब जानते हैं सांख्य दर्शन है, सांख्य दर्शन। फिर बात करें योग दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन। और इसी क्रम में अगर बात करते हैं हम लोग तो देखते हैं वैशेषिक दर्शन, वैशेषिक दर्शन, पूर्व मीमांस, मीमांस कहीं कहीं लिखा होगा, या पूर्व मीमांस। और फिर जो आखिरी है वह है आपका उत्तर मीमांस। पूर्व मीमांस और उत्तर मीमांस। सवाल केवल यही नहीं आता है कि षड दर्शनों के नाम बता दो, बल्कि प्यारे साथी आपको क्या ध्यान रखना है, इनके संस्थापक कौन थे। सांख्य दर्शन के प्रमुख कौन थे? महर्षि कपिल। और इन 6 दर्शनों में सबसे प्राचीनतम अगर पूछा जाए कि सबसे पुराना दर्शन कौन है, सांख्य दर्शन, जिसमें मैं आपको डिटेल क्लास में बताऊंगा कि डिटेल क्लास में इसके बारे में कि इसमें हमें चेतना और प्रकृति के अद्वैत की व्याख्या है। योग के बारे में आप जानते हैं, करो योग रहो निरोग, है ना। महर्षि पतंजलि का नाम खूब बढ़िया सुना होगा, अभी तो हमने बताया भी आपको। तो कमेंट करके मुझे बताओ कि महर्षि पतंजलि किसके पुरोहित थे। न्याय के बारे में महर्षि गौतम की बात किया जाए, गौतम ऋषि हुआ करते थे जिन्होंने न्याय की खूब अटूट, अभूतपूर्व, अतुलनीय व्याख्या किया है। और वैशेषिक की बात करें तो वैशेषिक के महर्षि कणाद थे, महर्षि कणाद। और पूर्व मीमांसा के महर्षि जैमिनी, जैमिनी। और फिर प्यारे साथी बात करें तो उत्तर मीमांसा के थे बादरायण, बदरायण या बादरायण। ये षड दर्शन और इनके संस्थापक का नाम जान लिया तो समझो एसआई का एग्जाम तो फाइनल हो जाएगा, क्योंकि एसआई में बहुत डेप्थ हिस्ट्री नहीं पूछता। इस बात को खूब मद्देनजर ध्यान रखना। और ये प्रीवियस ईयर आपका पेपर है ना, ये तो मैंने नहीं बनाया है। कि कई बार होता है ना कि प्रैक्टिस सेट कराते हैं तो लोग हलवा हलवा रसगुल्ला टाइप के सवाल ले आते हैं। ये रसगुल्ला टाइप का सवाल आयोग ही दे रहा है, ठीक है। इतनी व्याख्या आप ध्यान रखेंगे तो आपका एग्जाम निकलना एकदम
पक्का सुनिश्चित हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला प्रश्न इंतजार कर रहा है आपकी निगाहों के लिए भी और आपकी जिज्ञासा के लिए। अगला सवाल ये है, खूबसूरत सवाल है, उम्मीद कि आप आंसर भी कर पाएंगे। हड़प्पा सभ्यता है ना, इस सभ्यता के आने से अंग्रेजों के मुंह बंद हो गए। अंग्रेज हम लोगों को जाहिल गंवार न जाने क्या क्या कह रहे थे, लेकिन इस सभ्यता के आगमन से ही बहुत सारे लोगों की जुबान पर ताला लग गया, जो उन्होंने हिंदुस्तान को बहुत कुछ अनाप शनाप शब्दों से संबोधित किया था, उन सभी के जुबान पे ताला लग गया। बहरहाल सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता में गढ़ी जगह किसके लिए जानी जाती थी। गढ़ी शब्द का प्रयोग किया गया है, लेकिन इस गढ़ी शब्द की जगह अगर मैं बात करूं आपसे कि जहां पर गढ़ी लिखा गया है इसका हमारे यहां क्या मतलब था, तो किसके लिए जानी जाती थी। ऑप्शन है वहां उच्च वर्ग के लोग बसते थे, बी है वहां पुस्तक रखी जाती थी, सी है वहां पूरे शहर के लोग भोजन के लिए तैयार किया जाता था, डी है वहां निचले वर्ग के लोग रहते थे। तो स्वाभाविक है इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा प्यारे साथी, वहां उच्च वर्ग के लोग रहते थे। अब कैसे समझोगे हड़प्पा सभ्यता, जिसे हम लोग पहले सिंधु घाटी सभ्यता कहते थे। हड़प्पा सभ्यता या जिसे अब सिंधु घाटी सभ्यता कहते थे, तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमाणिक नाम क्या है, हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता हमारी कैसी सभ्यता थी, एक नगरीय सभ्यता थी। एक कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। और हड़प्पा जो नगर था प्यारे साथी, ये टीलों में बटा हुआ था। किस में बटा था, टीलों में बटा हुआ था। और कितने टीले, 2 टीले, एक था पश्चिमी टीला और दूसरा था पूर्वी टीला। पूर्वी टीला 2 टीलों में बटा था। संभवतः ध्यान में रखना, अघतन 90% यहां के नगर ऐसे ही मिले हैं 2 टीलों में। और ये थोड़ा अगर चित्र देख लेंगे तो क्या बात है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी कि कुछ इस तरह से था आपका पश्चिमी टीला। और पूर्वी टीले अगर आप ध्यान से देखिए तो कुछ ऐसा था। अगर आप अपने रूम में बैठ के या जहां भी पढ़ रहे हैं वहां से अगर देखेंगे तो ऊंचाई पर कौन सा टीला दिख रहा है, पश्चिमी टीला। और केवल ऊंचाई पे नहीं दिख रहा है, बल्कि ये 4 दीवारी या परकोटा से सुरक्षित था। इसके तरफ जो दीवार है इसे 4 दीवारी कहते हैं या परकोटा। और प्यारे साथी, इस पश्चिमी टीले में कौन रहता था, पुरोहित रहते थे। पुरोहित, जिन्हें हम लोग किस श्रेणी में रखते हैं, उच्च वर्ग में। उच्च वर्ग में। तो उच्च वर्ग के लोग कहां रहते थे, पश्चिमी टीला। सबसे सुरक्षात्मक दृष्टि से सबसे बेहतर कौन था, पश्चिमी टीला। लेकिन पूर्वी टीला ढालान पे था। अगर कभी बाढ़ है, फिल्म देखा होगा ना मोहनजोदड़ो, उस फिल्म में देखा होगा कि नदी का बांध टूटता है फिर पूरा नगर डूब जाता है। उसमें कौन से नगर के डूबने की दृश्य को दिखाया गया है, पूर्वी टीले को। और पूर्वी टीला देखो, इसकी लंबाई अधिक है, लेकिन ये कहां है, निचले भाग में स्थित है। और यहां पर सभी वर्ग यानी उच्च वर्ग को छोड़ करके सभी वर्ग यहीं पर रहते थे। किसान, सभासद, मंत्री, सैनिक, ठीक है, शिक्षक, सब के सब लोग कहां रहते थे, पूर्वी टीले में रहते थे। तो सवाल समझ गए होंगे कि हड़प्पा में कितने वर्ग, 2। और बाकी हड़प्पा के बारे में आप इस सेशन पे थ्योरी क्लास जरूर ज्वाइन करो। मैंने पूरा का पूरा आपकी जिज्ञासाओं पर हर एक सवाल, जहां जहां जिज्ञासा आपकी उठेगी, हर एक जिज्ञासाओं पर आंसर आपका तैयार रहेगा। लेकिन उस सेशन को देखिए। अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। और प्रश्न नंबर 5 खूब खूबसूरत है। और ये सवाल है आपके सामने, वैदिक काल में निम्नलिखित में से किस अनाज के लिए, वैदिक काल में किस अनाज के लिए व्रीहि शब्द का प्रयोग किया गया। ये तो मुझे लगता है आप भी कमेंट करके बता सकते हैं। गेहूं, मक्का, जौ और चावल। तो व्रीहि से किसे संबोधित किया गया है, व्रीहि से संबोधित किया गया है चावल को। व्रीहि किसे कहा गया है, चावल को। और बात किस काल की है, वैदिक काल की। वैदिक काल की बात है। और वैदिक काल हमारा आता है किसमें, आद्य ऐतिहासिक काल। ऐसा काल जिसमें लिखावट तो है लेकिन जिसकी मूल लिपि अभी पढ़ी नहीं गई है। वैदिक काल जिसका समय होता है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व के कालखंड में विभाजित करते हैं वैदिक काल को। और वैदिक काल में खास तौर पे जब हम कृषि की बात करते हैं तो वैदिक काल में कृषि को 2 संदर्भों में देखते हैं। एक प्यारे साथी आपको खूब बढ़िया से बताया जाता है पूर्व वैदिक काल की कृषि। पूर्व वैदिक है ना, पूर्व मतलब पहले। पूर्व वैदिक काल की कृषि कैसी थी और बाद में उत्तर वैदिक काल की कृषि कैसी थी। तो उत्तर वैदिक काल में तो बिल्कुल क्रांति हो गया।
कैसे क्रांति हो गया, इसे तो आपको क्लास देखना पड़ेगा, फिर समझ में आएंगे। पूर्व वैदिक काल में कृषि जो थी, ये यहां पर पूर्व वैदिक काल में जो कृषि था ये द्वितीयक पेशा था, द्वितीयक पेशा था। तो स्वाभाविक है साहब कि पूर्व वैदिक काल का प्रमुख पेशा क्या था? पशुपालन। अब आप ऐसे इमेजिन करो, थोड़ा सा अपना कपा है ना दिमाग चलाओ कि जहां का प्रमुख पेशा ही पशुपालन होगा, क्या वो सभ्यता बहुत ज्यादा विकास कर पाएगी? नहीं। और जहां का प्रमुख पेशा कृषि होगा, स्वाभाविक है उसका सहायक पशुपालन होगा, तो उसमें उन्माद रूप से वृद्धि होगी। तो यही कारण था पूर्व वैदिक काल के पिछड़ने का, क्योंकि कृषि यहां का कैसा था? द्वितीयक पेशा। और यजुर्वेद में एक पॉइंट और भी ध्यान में रखना, यजुर्वेद में यहां पर बहुत यानी कृषि की कुछ पद्धतियों का उल्लेख मिलता है और फसलों का उल्लेख मिलता है। तो यजुर्वेद में कुछ फसलों में अगर बताएं तो आप सभी जानते हैं दुनिया की सबसे प्राचीन अगर फसल के रूप में तो यहां एक नाम आता है यौ। यौ मतलब जौ। ये दुनिया का सबसे प्राचीनतम खाद्यान्न है। ध्यान रखना, दुनिया का सबसे प्राचीनतम खाद्यान्न कौन सा है? तो प्यारे साथी, दुनिया का सबसे प्राचीनतम खाद्यान्न है यौ। यौ मूल भाषा में कहते हैं, हिंदी में जौ कहते हैं। और बात करें तो माड़, माड़, माड़ को हम लोग क्या बोलते हैं? उड़द कहते हैं, उड़द। और बाकी ब्रीही क्या है? चावल है, ठीक है। बाकी तंदूल, सरिस्का, ऐसी बहुत सारी फसलें हैं जिन्हें हम आपको थ्योरी क्लास में बताएंगे। तो उम्मीद है ये सवाल आपने बढ़िया से समझा और इसे नोट डाउन किया। अगले सवाल पे आते हैं प्यारे साथी। तो नेक्स्ट सवाल है आपके लिए, बिल्कुल प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। ये रहा, है ना। और एंशियंट का सबसे माकूल बाखूबसूरत सवाल है ये। एंशियंट हिस्ट्री का सबसे चुनिंदा सवाल है। आयोग यहां पर जरूर अपनी निगाहों को रखता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बुद्ध वंश के शासकों के द्वारा शासित था? ऑप्शन है कपिलवस्तु, अंग, मगध और गांधार। तो प्यारे साथी था कपिलवस्तु। अब कपिलवस्तु जो था ये किस महाजनपद में आता था? तो बात हो गई, मैंने क्या एक शब्द बोल दिया? महाजनपद। महाजनपद काल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल था, महाजनपद का काल। और हम लोग कितने महाजनपदों का जिक्र करते हैं? तो जब हम लोग पढ़ते हैं तो महाजनपद पाते हैं सोडस महाजनपद, सोडस महाजनपद। और इस सोडस महाजनपद, महाजनपद तो ऊपर लिखे हैं, सोडस महाजनपद के बारे में जब हम बात करते हैं कि इसकी हमें जानकारी कहाँ मिलती है या उल्लेख कहाँ मिलता है, तो ये सवाल थोड़ा रुचिकर और हो जाता है। तो वो है बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में इसका जिक्र मिलता है। और दूसरा बात करें तो जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। अभी तक सबसे ज्यादा, अभी तक भगवती सूत्र सबसे ज्यादा अगर पूछा गया है तो यही पूछा गया है कि इसका जिक्र कहां मिलता है। तो ऑप्शन यही सबसे ज्यादा आयोग ने पूछा है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र, भगवती सूत्र। इन दोनों में सोडस महाजनपद का जिक्र मिलता है। सोडस मतलब 16 महाजनपद। और 16 महाजनपद में अगर कुछ बातें आप ध्यान रखना तो खूब इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद थे? 8। गंगा घाटी में कितने महाजनपदों का जिक्र मिला है? तो गंगा घाटी में कितने महाजनपद मिले हैं प्यारे साथी? 10 महाजनपद का जिक्र मिला है। फिर बात करें कि भारत के बाहर कितने महाजनपद हैं वर्तमान में अगर कहा जाए, उस समय तो भारत का ही भाग था, तो भारत के बाहर 2 महाजनपद मिले हैं। कौन कौन? कंबोज और गांधार, कंबोज और गांधार महाजनपद। और एक बात ध्यान और रखना है कि दक्षिण भारत में कौन महाजनपद मिला है? तो दक्षिण भारत में एक ही महाजनपद था जिसका नाम था अस्मक। और अस्मक के बारे में आयोग ने एक बार थोड़ा सा डिटेल किया है और पूछ लिया है किस नदी के किनारे है? गोदावरी, जिन्हें दक्षिण की बूढ़ी गंगा कहते हैं, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इतनी बातें अगर आप महाजनपद के बारे में ध्यान रखेंगे तो ये तो जानकारी आपकी सामरिक रही। लेकिन अभी प्रश्न बचा हुआ है ये कि साहब ये कपिलवस्तु जो था ये किस महाजनपद का हिस्सा माना जाता था? कोसल। और कोसल महाजनपद की राजधानी आपको पता है श्रावस्ती। और पहले हम लोग इसी को क्या कहते थे? साकेत या अयोध्या के नाम से भी जाना जाता था।
इतनी बातें अगर आप जान गए तो महाजनपद आपकी मुट्ठी में है। सवाल जो आयोग पूछेगा यहां से पूछेगा और आप बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर करेंगे। और एक बात और भी अगर चाहे तो जान सकते हैं कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन हुआ, तो मगध। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। उम्मीद कि आप नोट डाउन करते होंगे और अपनी तैयारियों को बिल्कुल बेहतर कर रहे होंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 7। ये रहा आपके सामने, खूब आसान सा सवाल है, चुनिंदा सवाल है और उम्मीद है कि आप आंसर करते समय घबरा भी नहीं रहे होंगे क्योंकि आपकी तैयारी ऐसी होगी अच्छी। सोम है ना, ऋग्वैदिक काल में एक देवता का नाम सुनते हैं, सोम। ऋग्वैदिक युग के नर देवता हैं, नर देवता थे। किसके नर देवता थे? पौधों के, आंधी तूफान के, ज्वालामुखी के, युद्ध के। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा कि ये किसके प्रमुख देवता थे? पौधों के। सोम का, अगर सोम के बारे में हम कहें तो सोम, प्यारे साथी ध्यान रखना, इन्हें औषधि और वनस्पति का देवता कहते हैं। औषधि या किसका? वनस्पति का देवता कहा जाता है किसको? सोम को। और सोम देवता का जिक्र ऋग्वेद के 9वें मंडल में मिलता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में मिलता है। मंडल किसे कहते हैं? तो इसके लिए आपको मैं फिर एक बार दोहरान कर रहा हूं, थ्योरी क्लास देखना पड़ेगा, वहां मैंने डिटेल से बताया है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में और सोम रस का जिक्र मिलता है इन्हीं सोम देवता के बारे में। तो आप समझ गए होंगे। और बात किया जा रहा है यहाँ देवताओं की, तो और वो भी किस काल के देवताओं की? वैदिक काल की। तो अभी मैंने वैदिक काल से संबंधित कुछ बातें बताई थी, लेकिन यहां वैदिक काल के बात किस पहलू पे आ गया है साहब? तो वैदिक काल के धार्मिक जीवन की जिक्र हो रही है। अब ये कोई आपसे पूछे साहब ये कौन से टॉपिक पूछा जा रहा है, तो वैदिक काल में आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा माय डियर, क्या? धार्मिक जीवन। और धार्मिक जीवन तो मैं आपको दोनों काल को बताऊंगा। किस किस काल में? पूर्व वैदिक काल का धार्मिक जीवन आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो ये चैनल बिल्कुल फ्री में पढ़ा रहा आपको, है ना। और उत्तर वैदिक काल का, उत्तर वैदिक काल का मैं आपको फिर सूचना दे दूं, यूपीएसआई और यूपीपी की सभी कक्षाएं पूर्णतः निःशुल्क मिलेंगी। थ्योरी की क्लास, प्रैक्टिस सेट, प्रीवियस ईयर की श्रृंखलाएं बिल्कुल निःशुल्क मिलेंगी। और एग्जाम से पहले प्रयास करेगी हम और हमारी पूरी टीम आपके साथ लगी रहेगी और आपके पूरे सिलेबस को समाप्त किया जाएगा। और आपको जितना सहजता से हो सकेगा समझा करके, है ना, हम आपको लेकर आगे बढ़ेंगे। आपको जहां प्रॉब्लम होगी कमेंट करना मेरे प्यारे साथी, है ना। हमेशा हमारी पूरी टीम आपके साथ तैयार रहेगी, खड़ी रहेगी। पूर्व वैदिक काल में धार्मिक जीवन में जब बात करते हैं और खास तौर पे पूर्व वैदिक काल में देवता की बात करते हैं, तो पूर्व वैदिक काल में या वैदिक काल में हमें कुल देवताओं की संख्या कितनी मिली है? 33। वैदिक काल में कितनी देवताओं की संख्या मिली है? 33। और 3 प्रकार के देवता, उन सब के जिक्र मैंने लेक्चर में किया है विशेष तौर पे। देवताओं में यहां अगर हम लोग बात करें कि पूर्व वैदिक काल के पहले देवता कौन थे, दूसरे देवता कौन थे, तीसरे कौन थे, 3 नाम अगर ध्यान दे दिया आपने तो आपकी तैयारी में बिल्कुल एक नयापन आ गया। तो ऋग वैदिक काल के या पूर्व वैदिक काल के पहले देवता इंद्र थे, दूसरे देवता अग्नि थे और तीसरे देवता वरुण थे। वरुण, इन्हीं को जल का देवता, नैतिक नियमों का देवता कहते हैं। देखो इंद्र के बहुत सारे नाम हैं, आपको सब नाम नहीं संभव बता पाए, लेकिन कुछ एक नाम बता देंगे। युद्ध का देवता कहते हैं, वर्षा का देवता कहते हैं, वृत्तासुरहंता कहा जाता है, अहुर मजदा नहीं वृत्तासुरहंता कहते हैं, सोमरस सोमापा का देवता कहा जाता है किसको? इंद्र को। सबसे क्रोधित देवता कौन थे? इंद्र। अग्नि दूसरे देवता थे, अग्नि को कर्म फल प्रदाता का देवता कहते हैं। कर्म फल, जैसा कर्म करोगे अंतिम में फल कौन देंगे? अग्नि। और वरुण को नैतिक नियमों का देवता कहा जाता है, नैतिक नियमों का देवता कहते हैं। जल का देवता कहा जाता है किसको? वरुण को। ये तो बात मैंने बताया आपको किस काल की? ऋग वैदिक काल की। लेकिन अगर प्यारे साथी यहां से मैंने आपको उत्तर वैदिक काल में भी अब चर्चा होनी चाहिए कि चलो साहब ये बता दो कि उत्तर वैदिक काल आते आते देवताओं की स्थिति में परिवर्तन हुआ? बिल्कुल हाँ, परिवर्तन हो गया। कैसा परिवर्तन हुआ? तो उत्तर वैदिक काल आते आते परिवर्तन यह हो गया कि उत्तर वैदिक काल का सबसे प्रमुख देवता कौन बन बैठा? बृहस्पति। सबसे प्रमुख देवता कौन बन बैठे? बृहस्पति। अब ये दोनों आप तुलना कर लेना। बृहस्पति किस काल के हो गए? तो यहां के पहले देवता उत्तर वैदिक काल के, और ऋग वैदिक काल के पहले देवता इंद्र। उत्तर वैदिक काल में
पूर्व वैदिक काल में दूसरे देवता कौन है? अग्नि। लेकिन उत्तर वैदिक काल में दूसरे देवता कौन आ गए आपके? तो पहले बृहस्पति हो गए और दूसरे आगे प्रजापति। प्रजापति ये दूसरे देवता हैं। इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है, तो देवताओं से संबंधित जानकारी आपकी बिल्कुल बेहतर और परफेक्ट हो जाएगी। अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल। अच्छा, यहां एक सवाल और पूछा, ये भी नाम ध्यान रख लो कि आंधी का देवता किसे कहते हैं? तो वैदिक काल में एक देवता का नाम मिलता है मरुत। मरुत को आंधी या तूफान का देवता भी कहते हैं। अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7 हो गया 8 पर। ये देखो प्रश्न नंबर 8 और ही खास है और आसान है। खास है, आसान है। हो सकता है आप कह रहे हो कि नहीं गुरुजी आसान तो नहीं लग रहा, लेकिन मैं बोलता हूं आसान ही है। अनिलवाड़ किस राजवंश की राजधानी है? राष्ट्रकूट की है कि मित्राका राजवंश की है कि पाल राजवंश की कि सोलंकी? तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सोलंकी राजवंश की राजधानी क्या है आपकी? अनिलवाड़। अब सवाल यह पूछा जाता है साहब राष्ट्रकूटों की राजधानी क्या थी? मान्यखेत। मान्यखेत ये किसकी राजधानी थी? राष्ट्रकूट वंश की। मित्राका राजवंश की राजधानी क्या है? वल्लभी। वल्लभी किस वंश की राजधानी है? नोट कर लेना प्यारे साथी। और पाल वंश की राजधानी है ना। पाल वंश के बारे में खूब इनका इतिहास बताया जाता है और कहानी बताया जाता है। पाल वंश जो बिहार से संबंधित था, बंगाल में शासन किए कुछ समय तक, तो इनकी राजधानी थी मुंगेर, है ना। और इन पाल वंशों के बारे में एक नाम तो खूब ध्यान रखना है कि पाल वंश का संस्थापक खूब पूछा जाता है आपसे। ये थोड़ी सी चर्चा आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, गोपाल। और एक बात और ध्यान रखना है, पाल वंश का महान शासक कौन था? तो वो थे धर्मपाल। धर्मपाल नाम क्यों बता रहा हूं? तो धर्मपाल की गाथाएं और इनकी विद्वता का तो अलग महात्म था ही, लेकिन बात करें तो धर्मपाल को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो अभी इसके पहले मैंने एक विश्वविद्यालय बताया था, नालंदा। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है। सवाल ये भी आपका हो गया, राजधानी भी रट लेना। अब इससे संबंधित सवाल आए तो फटाक गोला लगाओ और अपने ओहदे को सुरक्षित करो। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। लो जी, आ गया। अभी मैंने आपको जो पढ़ाया इसके पहले कि सबसे 16 राजवंशों में या 16 महाजनपद में सबसे महान महाजनपद कौन था? मगध, जिसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? राजगृह या गृहब्रज। कहते हैं सवाल है कि निम्न में से वास्तुकार में बिंबसार के महल को किसने बनाया था? उदयन ने, कालाशोक ने, शुद्धोधन ने, महागोविंद ने? तो बनाया था किसने? महागोविंद ने। और महागोविंद को क्या बोला जाता है? वास्तुकार। कहां का? तो बिंबसार का महल भी बनाया है और मगध का भी वास्तुकार कहते हैं। प्यारे साथी, कुछ किताबों में इसका भी अंश और जिक्र मिलता है। और बात करते हैं मगध की, तो आप जानते हो मगध की राजधानी क्या थी? राजगृह और गृह ब्रज। राजगृह व गृह ब्रज का जिक्र मिलता है, जो पहाड़ी पर बसा हुआ था। राजगृह या गृह ब्रज। और मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। और मगध का जब मैं आपको क्लास में पढ़ाया हूं उत्कर्ष, है ना। इस चैनल पे आप जब थ्योरी क्लास ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा। मगध के उत्कर्ष में हम लोगों ने पढ़ा है कई वंश के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा हर्यक वंश। हर्यक वंश का अंत करने वाला वंश आया शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश। और प्यारे साथी, शिशुनाग वंश का अंत किसने किया? नंद वंश ने। नंद वंश ने। और नंद वंश का अंत किसने किया? मौर्य वंश ने। मौर्य वंश ने। और मौर्य वंश का अंत किसने किया? शुंग वंश ने। फिर इस तरह शुंग का कड़ो, फिर सातवाहन, बहुत सारा जाता है, पर इतना ध्यान रखना है। और इसी को एक सवाल यहां से पूछ लिया जाता है, पितृहंता वंश किसे कहा जाता है? तो पितृहंता वंश कहते हैं किसको? हर्यक वंश को, क्योंकि पुत्रों ने अपने पिता की हत्या करके सत्ता प्राप्त की थी। ठीक है, तो इतना बात ध्यान रखना है। उदयन जो था ये किस वंश का शासक? हर्यक वंश का। कालाशोक किस वंश का शासक था? शिशुनाग वंश का शासक था। शुद्धोधन के बारे में जानते हैं, गौतम बुद्ध के पिताजी थे। कौन? शुद्धोधन। शुद्धोधन कौन थे? गौतम बुद्ध के पिताजी थे शुद्धोधन। और किस वंश के? शाक्य वंश के थे। यह भी सवाल पूछा है आयोग ने कि गौतम बुद्ध का संबंध किस वंश से था? शाक्य वंश के। ठीक, अगले सवाल पे आते हैं। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट सवाल, प्राचीन समुद्री बंदरगाह, प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजरिस, प्राचीन समुद्री बंदरगाह
मुजरिस किस भारतीय राज्य में स्थित है? ऑप्शन है केरल, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा केरल में। और आप जानते हैं केरल को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? मालाबार तट के नाम से जाना जाता है, मालाबार तट। और यहाँ के बंदरगाह से प्यारे साथी किसका निर्यात खूब हो जाता था? मसाले का। तो हम लोग आज भी कहते हैं मसालों का बागान किस राज्य को कहा जाता है? केरल को। और यूरोपीय कंपनियां आने का आई भी कहां पर? सबसे पहले केरल में ही। और हमारे यहाँ मानसून भी सबसे पहले कहां आता है? केरल में। और ये सब के सब कैसे राज्य हैं? तटीय राज्य हैं। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल है प्रश्न नंबर 12। अब ये लो सुनो, आयोग ने कथानक और कहानियों को भी शामिल किया है। अगर आपको लगता है कि आयोग कहानी नहीं पूछता है ना, तो सुन लो जी, कहानी भी पूछता है। और कौन सी कहानी पूछा है? तो सवाल आपके सामने है। एक पौराणिक कथा के अनुसार किस देवता ने दशाश्वमेध घाट पर किए जाने वाले दशाश्वमेध यज्ञ के दौरान 10 घोड़ों की बलि दी थी? भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव और भगवान या देवी काली। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भगवान ब्रह्मा ने। सवाल यह है कौन सा घाट? दशाश्वमेध घाट। ये कहां पर है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी में। उत्तर प्रदेश के कहां पर? वाराणसी में है। और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में 84 घाटों में एक घाट ये भी है प्यारे साथी। 84 घाटों में एक घाट यह भी है, दशाश्वमेध घाट। और इस घाट पर क्या ब्रह्मा जी ने दशाश्वमेध घाट का अर्थ ही क्या होता है? दशाश्वमेध का अर्थ होता है 10 घोड़ों का बलिदान। 10 घोड़ों का बलिदान। 10 घोड़ों का बलिदान। कहते हैं एक बड़ा सा यज्ञ किया था यहां पर ब्रह्मा जी ने, और जहां पर 10 घोड़ों का बलिदान दिया था। कहते हैं इस घाट पर स्नान मात्र से, ध्यान से सुन लो भाई मेरे, अगर स्नान कर लिया आपने तो क्या होने वाला है? कहते हैं कि ये अश्वमेध यज्ञ, 4 यज्ञों में, यज्ञ 4 प्रकार के आगे मैंने जिक्र किया है वैदिक क्लास में, डिटेल से देखना आप। 4 यज्ञों में सबसे बड़ी यज्ञ अगर मानी जाती है तो है अश्वमेध। कहते हैं कि स्नान अगर आपने कर लिया तो आपको पुण्य कैसा मिलेगा? अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य मिलेगा। अश्वमेध यज्ञ का पुण्य प्राप्त होगा। कहां पर? अगर इस घाट पर स्नान कर लिया। और घाट कहां है? बनारस में। तो स्नान करके आइए, है ना। अगर आपने ज्यादा ताप हो गया है तो यहां पर अगर जाइए तो स्नान कीजिए, लेकिन स्नान करते समय भाव कुछ ऐसा हो तभी मिलेगा, नहीं तो संभव नहीं है। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अगला सवाल प्रश्न नंबर 13 पे आते हैं, जिनकी अभी हम लोगों ने थोड़ी देर में व्याख्या भी की थी इसके पहले की क्लास में। अब देखो, हर एक सवाल आपको ऐसा मिलेगा प्यारे साथी, जो पूर्व थोड़ी सी व्याख्या मैं कर रहा हूं उसी के आधार पे आप अगले सवाल को बिल्कुल सही कर सकते हैं। घबराइएगा नहीं, जाइएगा नहीं, ऊबिए नहीं, प्यार कीजिए, मोहब्बत कीजिए। किससे? अपने टॉपिक से, अपने सिलेबस से। कहते हैं जिससे हमारा प्रेम होता है ना, उससे लगाव बढ़ जाता है। इस पे लगाव बढ़ाइए। दुनिया में साहब ना पढ़ने वाले लोग बहुत कम हैं। अभी भी हमारे भारत का साक्षरता का जो दर है ना, इतना नहीं है कि हम बड़ा प्राउड फील करें। क्यों? क्योंकि लोगों का सब कुछ काम करने का मन करता है, बाजार जाने का, मेकअप कराने का, घूमने का, फिल्म देखने का। अभी से तो मोबाइल आ गया है ना, लोग चिड़िया उड़ा रहा है, दिन भर उड़ा रहा है। ये सब का मन करता है, सिवाय किसको? पढ़ाई नहीं मन करता साहब। और सब जगह मन करता है, शॉपिंग करने का मन करता है, बकैती करने का मन करता है, एक दूसरे पे कमेंट करने का मन करता है। दिन भर कहो तो बकैती खूब करेंगे, और बोल दो कि चलो 4 घंटे पढ़ लो तो कपार फट जाएगा। नहीं, पढ़िए। आपकी, आपके खानदान की, कई पीढ़ियों की को अगर उद्धार कहीं से मिल सकता है तो है एजुकेशन, शिक्षा, है ना। यही एक मात्र उपाय है जो आपको और आपके पूरे परिवार को अच्छा सम्मान, अच्छा ओहदा और एक नई पहचान दिला सकता है। आइए देखिए, मौर्य राजवंश की स्थापना में मगध में हुई, जो वर्तमान में नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है प्यारे साथी? तो ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, पंजाब, बिहार और आंध्र प्रदेश। अब ऐसा हलवा सा सवाल ना सही कर पाओ तो फिर त्रुटि है, क्योंकि ये कहां पर था? बिहार में। क्योंकि अभी हम लोगों ने बात किया मौर्य वंश की स्थापना भी, मौर्य सत्ता भी कहां पर आई? मगध में। और मगध की राजधानी क्या थी? राजगिरी या गृहब्रज। लेकिन मौर्य काल में मगध की राजधानी क्या हो गई? पाटलिपुत्र हो गई। पाटलिपुत्र, जो गंगा और सोन नदी के तट पर है। और ये पाटलिपुत्र पटना और गया के मध्य के क्षेत्र पे पड़ता है। और इसी पाटलिपुत्र को आज हम लोग पटना के नाम से भी जानते हैं।
तो ध्यान रखना कि किस राज्य में, बिहार राज्य में मौर्य वंश की स्थापना हुई। और मौर्य वंश का संस्थापक, अभी हम लोगों ने इसके पहले के सवाल में व्याख्या भी किया था, चंद्रगुप्त। और चंद्रगुप्त का एक नाम खूब पूछा जाता है, यूनानी नाम क्या मिलता है? सेंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस और एंड्रोकोप्टस। इन सभी नाम की, यूनानी नाम की पहचान किसने की? एक सवाल आयोग खूब बनाता है यहां से कि इस नाम की पहचान किसने की थी? विलियम जोन्स ने। ये भी आपको याद रखना है प्यारे साथी, विलियम जोन्स ने। बाकी आप खूब ध्यान रखते हो कि अंतरराष्ट्रीय विवाह करने वाला पहला शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। और दहेज में राजदूत किसे मिला? चंद्रगुप्त मौर्य को। और कौन था? मेगास्थनीज। तो आते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। हाँ, ये प्रश्न, हाँ नेक्स्ट सवाल है। देखो, फिर एक कहानियों से संबंधित सवाल आ गया। अगला सवाल बिल्कुल कहानियों से है कि हिंदी पौराणिक कथा के अनुसार, है ना। देखो, फिर आयोग, बार बार मैं आपसे क्या कर रहा हूं कि आयोग भी इन प्रश्नों को छोड़ नहीं रहा है, ठीक है। सवाल है कि हिंदू है, हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण में भगवान श्री राम के अयोध्या के शासक थे, जो कि राजधानी क्या थी? है ना, अभी हम लोग इसी से संबंधित एक सवाल किए हैं, बिल्कुल वैसा ही है। ऑप्शन है हस्तिनापुर, कुरु, कलिंग और कौशल। तो राजधानी क्या थी? कौशल। और कौशल महाजनपद भी था, जिसकी राजधानी मैंने बताया कि एक राजधानी क्या हुआ करती थी? श्रावस्ती। और इसकी एक राजधानी पहले क्या मिलती है? साकेत या अयोध्या। साकेत भी लिखा मिलेगा या अयोध्या भी इसकी राजधानी थी। और देखो, यही श्रावस्ती में ही प्रसिद्ध डाकू कौन रहा करता था? अंगुलीमाल। अंगुलीमाल, जिसको ज्ञान किसने दिया था? गौतम बुद्ध ने, है ना। तो हम लोग इसकी डिटेल बताएंगे, है ना। और यही महाजनपद है कौशल महाजनपद, ठीक है, जहां पर बुद्ध का जन्म भी हुआ था। कपिल वस्तु भी किस महाजनपद में आता है? कौशल। अभी इसकी हम लोगों ने पिछले सवाल पर व्याख्या किया है। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं प्यारे साथी। अगला सवाल आपका रहा, और ये फटाफट प्रीवियस ईयर की श्रृंखला है, इसको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आयोग अगर दोहरान करता है इन सवालों को तो आपका गलत ना हो। देखो, फिर सवाल वैसे ही जिनकी व्याख्या अभी हम लोग कर चुके हैं। प्रश्न है, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया। ऑप्शन है हर्षवर्धन, अनिरुद्ध, बिंदुसार, वासुदेव। तो अभी मैंने इनके बारे में डिटेल खूब पढ़ाया। बिंदुसार, अगर पिछला सवाल आपने देखा होगा तो खूब जान गए होंगे। बिंदुसार एक योग्य पिता का अयोग्य पुत्र कह सकते हैं। योग्यता तो उतनी नहीं थी बिंदुसार के बारे में, क्योंकि इतिहास में उस तरह से इनके व्याख्या को नहीं किया गया है जैसा कहानियों में शायद मिलता हो। फिर भी, है ना, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? सिंहसेन कहते हैं। सिंहसेन का उल्लेख जैन ग्रंथ में है। और इन्हीं को हम लोग अमित्र घात कहते हैं। अमित्र घात, और अमित्र घात का जिक्र किस में है? हमारे संस्कृत ग्रंथ में। और यूनानी ग्रंथों में इन्हें अमित्र चेटस कहते हैं। अमित्र चेटस। और एक सवाल ये पूछा जाता है कि बिंदुसार ने किस विदेशी राजा से, है ना, 3 वस्तुएं मांगी थी? तो विदेशी शासक कौन था ये आप कमेंट करके बताओ। और कितनी वस्तुएं मांगी थी? 3 वस्तुएं, जिसमें पहली थी सूखी अंजीर। सूखी अंजीर ये क्या है? एक मेवा है, से ना, मेवा को सूखी अंजीर कहते हैं। और मीठी मदिरा, मीठी मदिरा मंगाया था। मैं हिंट दे रहा हूं, राजा कहां का था? सीरिया का, ठीक है। अब शासक आप बताना है आपको। और तीसरा था एक दार्शनिक। तो सीरिया के राजा ने, राजा का नाम आप कमेंट करेंगे, सीरिया के राजा ने केवल 2 वस्तुएं दी थी। कौन कौन से प्यारे साथी? तो उन्होंने सूखी अंजीर और मीठी मदिरा भेजा था, दार्शनिक नहीं भेजा था, बल्कि उसकी जगह एक राजदूत भेजा था, है ना। तो वो सब क्लास हम लोग डिटेल में बात करेंगे। बाकी आप जानते हैं वर्धन वंश का सबसे महान शासक हर्षवर्धन, है ना। अनिरुद्ध जो था ये किस वंश का शासक? हर्यक वंश का। वासुदेव कण्व वंश का अंतिम शासक था वासुदेव। अगले सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। ये देखो, और भी खूबसूरत सवाल आ गया। और मुझे लगता है कि आयोग इतना सरल सवाल पूछ रहा है, आपको मेरे भाई बेसिक गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपने बेसिक गलत कर दिया तो आपने सब कुछ गलत कर दिया। इसलिए बेसिक सवाल को बना के रखो। बेसिक गलत नहीं होना चाहिए। कई बार होता है छात्र को थोड़ा सा आ गया तो वो फिर कैसे सवाल पढ़ता है? बेसिक छोड़ देता है।
कोई कहे हमें भारत की राजधानी बताओ तो गुस्सा नाराज हो जाता, कहता चुप रहो, हम तो राजधानी बताएंगे। हमसे पूछो दिल्ली कैसे बनी, कहें नई दिल्ली कैसे बनी इसको पूछो, कहें क्यों, कहें राजधानी वाजधानी ना पूछो, मेरा स्टेटस थोड़ा हायर है। और सवाल पूछ लिया कि भारत की राजधानी क्या है, गोला भर के चले आए दिल्ली। तो रसगुल्ला टाइप का सवाल संभाल ही नहीं पा रहे हो और तैयारी कर रहे हो एकदम, है ना, डेप्थ जा रहे हो। इसीलिए बोलते हैं कि अपना सिलेबस प्रीवियस ईयर को खूब मद्देनजर ध्यान रखो। सिलेबस बताता है कि आपका मैदान कैसा होना चाहिए और प्रीवियस ईयर बताता है कि आयोग का नजरिया क्या है सवाल पूछने का, और आपकी तैयारी आयोग के नजरिए के अनुसार कैसी होनी चाहिए। देखिए सवाल है, वैदिक सभ्यता किस नदी के तट पर विकसित हुई? ऑप्शन है गोदावरी, कावेरी, कृष्णा और सरस्वती। तो वो थी कौन सी नदी? सरस्वती। और इन्हें वैदिक काल में ना, है ना, वैदिक काल की पवित्र नदी मानी जाती है। वैदिक काल की पवित्र नदी मानी जाती है कौन? सरस्वती। और इनका वर्णन खूब है ना, कहते हैं इनको हम लोग माते तमा नदी तमा, माते तमा के नाम से जाना जाता है। किसको? सरस्वती नदी को जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अगला प्रश्न है, और इनकी पूरी डिटेल व्याख्या आपको लेक्चर क्लास है ना जरूर लेना, इसी सेशन पे है जिसका प्लेलिस्ट अलग बना दिया गया है और आप जाकर के वहां इन सवालों को देख सकते हैं। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 17, और प्रश्न अभी तक एक भी ऐसा नहीं मिला कि जो मैं कह सकूं। आप ये हो सकता है कहें कि नहीं सर आप हिस्ट्री पढ़ाते हैं इसलिए आपको आसान लग रहा है, हम लोगों को मुश्किल। नहीं नहीं भाई, मुश्किल मानिए नहीं। सवाल है कि भारत में पहले कवि के रूप में श्रद्धेय, किसे श्रद्धेय माना जाता है? वेद व्यास, तोलकाप्पियर, कल्कि और वाल्मीकि। तो श्रद्धेय के रूप में किसे माना जाता है? तो इसमें बिल्कुल राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? तो कौन है? वाल्मीकि। और इन वाल्मीकि को हम लोग क्या कहते हैं? आदि कवि भी कहते, क्या कहते हैं? आदि कवि भी कहते हैं, आदि कवि कहा जाता है। और इन्होंने रचना किसकी की थी? रामायण की। रामायण किस भाषा में लिखा गया? मूल भाषा में। और रामायण को ही कहते हैं हमारा सबसे प्राचीनतम महाकाव्य कौन है? तो प्राचीनतम महाकाव्य ध्यान में रखना, रामायण है प्राचीनतम महाकाव्य। और ये हमारा रामायण में कितने अध्याय हैं? 7 अध्याय हैं, जिन्हें कांड कहते हैं। क्या कहते हैं? कांड कहा जाता है। और ध्यान में रखना प्यारे साथी, 7 का जीवन में बड़ा महत्व है। क्या महत्व है? स्वर कितने हैं? 7। दिन कितने हैं? 7। हम लोगों की आयु भी कितनी है? 7। नाहक हम लोग कहते हैं इतना जिएंगे उतना नहीं, 7 दिन में सब कुछ होना, 8वां दिन लाइफ में नहीं आएगा। इसलिए स्वर कितने? 7। कांड कितने? 7। और दिन कितने? 7। रंग कितने? 7। समुद्र कितने? 7, है ना। इंद्रधनुष में रंग भी कितना बनता है? 7 ही। तो 7 का बड़ा महत्व है ना। और स्वर भी कितने? संगीत में स्वर भी कितने लगते हैं? 7। सा रे गा मा प ध नि सा। तो 7 स्वर, 7 का ध्यान रखना। तो आदि कवि की वजह से इस रामायण को आदि काव्य भी कहा जाता है। तो ध्यान ये भी रखना है कि आदि काव्य किसे कहते हैं? रामायण को। और कल्कि को आप, कल्कि जानेंगे ना, ये हिंदू धर्म के, ये भगवान विष्णु के 10वें अवतार हैं। 10वां अवतार भगवान कल्कि का होगा, लेकिन कब? जब कलयुग अपने चरम अवस्था पे पहुंचेगा, 4थे चरण में। और इस कलयुग, 4 युगों में, है ना, कितने युग हैं? 4। जिसका पहला शुरुआत होता है सतयुग। पहला युग क्या है? सतयुग। सतयुग समाप्त हुआ तो फिर क्या आया? त्रेता। त्रेता युग। और त्रेता के बाद प्यारे साथी क्या आया? द्वापर युग। द्वापर युग। और द्वापर के बाद फिर आया क्या? कलयुग। और जब कलयुग समाप्त होगा तो फिर वही युग आ जाएगा कौन? सतयुग। ऐसा हमारे वेदों में बताया जाता है। कलयुग में भगवान कल्कि का अवतार कब होगा? तो तब होगा जब मानव की उम्र कै वर्ष हो जाएगी? 10 वर्ष। और मानव में बिल्कुल कैसी प्रवृत्ति हो जाएगी? पशु प्रवृत्ति हो जाएगी। तब भगवान कल्कि का अवतार होगा कहाँ? मेरठ में, हिंडन नदी के तट पर। हिंडन सहायक है यमुना की, हिंडन नदी के तट पर विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर, ऐसा वेदों में जिक्र किया गया है। ठीक है। बल्कि तोलकाप्पियर को जानते हैं, ये तेलुगु कवि हैं, ये प्रसिद्ध तेलुगु कवि हैं तोलकाप्पियर। और तोलकाप्पियम नामक ग्रंथ लिखा है। वेद व्यास जानते हैं, जनक माने जाते हैं किसके? महाभारत के। तो हमारा सबसे बड़ा महाकाव्य कौन है? महाभारत। और महाभारत में कितने अध्याय हैं? 18। कितने हैं? 18। और इस महाभारत के 6ठे अध्याय को
किस अध्याय को? छठे को हम लोग भीष्म पर्व कहते हैं। मैं इसे क्यों बता रहा हूं? इसलिए क्योंकि महाभारत के अध्याय को क्या कहते हैं? पर्व कहते हैं। तो 18 पर्व हैं, छठे पर्व को भीष्म पर्व, और भीष्म पर्व में ही गीता का सार मिलता है। भगवान ने जो उपदेश दिया है उस सबका जिक्र किस है? छठे पर्व में। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 18 पे आ गए प्यारे साथी। और प्रश्न नंबर 18 है, ये थोड़ा सा हो सकता है आप जैन बौद्ध पढ़े हों, इनको मिस कर दिए हों। वैसे मिस तो नहीं करना चाहिए, लेकिन हो सकता है आप जल्दबाजी में ध्यान न दिए हों। गच्छा नामक संगठन निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? हिंदू धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म और सिख धर्म। तो इसका संबंध किससे है? जैन धर्म से। गच्छा क्या है? तो गच्छा का अर्थ होता है एक साथ यात्रा करना। गच्छा का अर्थ क्या होता है? एक साथ यात्रा करने को गच्छा कहा जाता है। एक साथ यात्रा करना, एक साथ यात्रा करना गच्छा कहलाता है। और इस शब्दावली का प्रयोग किसमें किया था? जैन धर्म में। और खास तौर पे जैन धर्म का एक संप्रदाय है जिसका नाम है श्वेतांबर, है ना? श्वेतांबर, जिसे परिवर्तनवादी संप्रदाय भी कहते हैं, है ना? और इसी का रूढ़िवादी परंपरागत संप्रदाय है दिगंबर। दिगंबर में भी इसका संबंध मिलता है गच्छा का, ठीक है। बाकी जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हैं। कितने? 24 तीर्थंकर हैं। और सबसे प्राचीन धर्म है, बौद्ध धर्म से भी पुराना है जैन धर्म। और इन 24 तीर्थंकरों में से केवल 2 हैं जिनका इतिहास में जिक्र मिलता है। एक का नाम है पार्श्वनाथ और दूसरे का नाम है महावीर स्वामी। और हम लोग पढ़ते किसको है? महावीर स्वामी को। पार्श्वनाथ इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं प्यारे साथी क्योंकि ये चौथे तीर्थंकर हैं, 23वें पार्श्वनाथ। इनका जन्म कहाँ हुआ था ये ध्यान रख लेना है, वाराणसी में। इनको ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? तो सम्मेद पर्वत शिखर पर, सम्मेद पर्वत शिखर पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। कितने दिन की तपस्या किया? 84 दिन की। और ध्यान क्या रखना है, आखिरी बात प्यारे साथी, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है ये भी आयोग पूछता है। सर्प फण, सर्प फन इनका प्रतीक चिन्ह है। और आखिरी बात ये ध्यान रखना है, इन्होंने चतुष्याम शिक्षा दी, जिसमें 5वीं शिक्षा महावीर स्वामी जोड़ेंगे। चतुष्याम शिक्षा, और ये चतुष्याम शिक्षा कौन कौन सी है जिन्हें पार्श्वनाथ ने दिया था? तो प्यारे साथी वो है सत्य, अहिंसा, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अस्तेय और अपरिग्रह, अपरिग्रह। ये 4, 5वीं शिक्षा ब्रह्मचर्य को महावीर स्वामी जोड़ेंगे। महावीर के बारे में डिटेल क्लास में पढ़ना। बुद्ध के बारे में जानते हो, बौद्ध धर्म है ना, गौतम बुद्ध और सिख धर्म के बारे में आगे सवाल पर हम व्याख्या डिटेल रखेंगे। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगला सवाल है प्रश्न नंबर 19, तीसरी बौद्ध। ये सवाल कुछ और भी बिल्कुल रसगुल्ला टाइप का आसान सवाल है कि तीसरी बौद्ध परिषद किस शहर में आयोजित की गई थी? ऑप्शन है यांगून, पाटलिपुत्र, वैशाली और राजगीर। तो हम सब खूब पढ़ते हैं कि तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया? पाटलिपुत्र में। क्योंकि जब हम लोग बौद्ध परिषद की बात करते हैं तो बौद्ध परिषद में कुल कितनी संगीतियां या गोष्ठियों का आयोजन किया गया है? 4 संगीतियों का आयोजन किया गया है, जिसमें सबसे पहली हम लोग बात करते हैं कहां पर प्यारे साथी? राजगृह में। दूसरी कहां आयोजित की गई है? वैशाली में। तीसरी कहां आयोजित की गई है? अभी हम लोगों ने बात किया पाटलिपुत्र में। और चौथी कहां आयोजित की गई है? तो वो है कश्मीर के कुंडल वन में, कुंडल वन में आयोजित की गई है। अब दूसरा सवाल यहां से क्या पूछता है? दूसरा सवाल इनके शासक के बारे में पूछ लेता है कि चलो पहली बौद्ध संगीति के समय शासक कौन हुआ करता था, जिसके काल में हुआ था? तो वो थे अजातशत्रु, अजातशत्रु। दूसरे के समय में कालाशोक, कालाशोक। और तीसरी हुई किसके काल में? अशोक के काल में। और चौथी बौद्ध संगीति हुई किसके काल में? कनिष्क, जिनकी व्याख्या इसके पहले मैं कर चुका हूं। तो ये 4 बौद्ध संगीतियां और शासक के नाम। कभी कभी अध्यक्ष का भी नाम पूछ लेता है ना? महाकश्यप, मोगलीपुत्तिश, है ना, सर्वकामी और आपका वसुमित्र। इन अध्यक्ष को भी ध्यान में रखेंगे। तो ये 4 संगीतियां बिल्कुल रट लेना और यहां से सवाल आपके बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। और जो सवाल आएंगे तो बिल्कुल आप सही आंसर करेंगे। अगला सवाल है
ये सवाल देख के चौंकिएगा नहीं। मौर्य राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? क्योंकि अभी हम लोगों ने, जब मैं आपको पुष्यमित्र पढ़ा रहा था तो वहां इसकी व्याख्या बहुत ही बेहतर मैंने करके आपको बताई। अशोक, बिंदुसार, बृहद्रथ और पुष्यमित्र। अंतिम शासक पूछा है तो अंतिम शासक है बृहद्रथ, ठीक है। क्योंकि इस वंश का पहला शासक जो था या संस्थापक थे वो कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य, जिनके कई नाम, कारनामों का थोड़ा सा जिक्र मैंने किया है। चंद्रगुप्त मौर्य जो जैन धर्म के अनुयायी थे, अंतिम समय संलेखना पद्धति से प्राण त्यागा था। और अंतिम शासक हुआ करता था कौन? बृहद्रथ। और ध्यान रखना, बृहद्रथ की हत्या किसने की थी? तो बृहद्रथ की हत्या की पुष्यमित्र शुंग ने। और इन्होंने एक नवीन वंश बनाया था जिसका प्यारे साथी नाम क्या है? शुंग वंश, जिसे ब्राह्मणों का वंश माना जाता है। और इसे वैदिक काल का पुनर्जागरण भी कहते हैं। किस काल को? शुंग काल को। ठीक, अगले सवाल पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 21 पे आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। हाँ, अगला सवाल देखिए, फिर कथानक कहानियों का यहां पर आयोग ने सहारा लिया है कि प्राचीन भारत में जमदाग्नि, है ना, प्रश्न नंबर 21 है। प्राचीन भारत में जमदाग्नि ऋषि का आश्रम जमानिया में था, जो वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? ऑप्शन है लखनऊ, गाजीपुर, वाराणसी और सीतापुर। तो ये वर्तमान में कहाँ स्थित है? गाजीपुर जिले में स्थित है। इनके बारे में ऐसा कोई व्याख्या नहीं है जो आगामी हमारी परीक्षा के लिए सवाल बन सके। बस इतना ही आप ध्यान रखोगे तो हो जाएगा। अगले सवाल पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 ये रहा। और ये सवाल का उम्मीद है आप कमेंट कर चुके होंगे सही आंसर क्या है। पाल राजवंश का सर्वप्रथम राजा कौन था? अभी हम लोगों ने बात किया था। ऑप्शन देखिएगा, गोपाल है, नंदपाल लाल है, धर्मपाल है कि देवपाल। तो ये था गोपाल। और ध्यान में रखना, पाल वंश का यही पहला राजा था जो सर्वसम्मति से गद्दी पर बैठा था, लोगों के निवेदन से। देखो, ऐसा राजा चाहिए जब जनता निवेदन करे कि मालिक आप बैठो, आपसे अच्छा तो कोई व्यक्ति है ही नहीं है। आज हम लोगों की राजनीति में क्या हो रहा है? नहीं, आपसे निवेदन नहीं लोग कर रहे हैं, आपसे निवेदन नहीं कोई कर रहे हैं। जो बड़े लोग हैं, बड़े लोग मतलब पैसे में, बड़े लोग मतलब जो अलग अलग पृष्ठभूमि में, वो चुनाव में आ रहे हैं। क्या अच्छे लोग चुनाव में आ रहे हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि जनता उनको स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि जनता को कुछ और दिखा दिया गया है ना। तो जनता को अच्छे लोगों को चुनना होगा। अच्छे लोग चुनाव में कब आएंगे? अच्छे लोग राजनीति में कब आएंगे? जब जनता की सोच अच्छी होगी। हर एक कहानी कहां से शुरू होती है? जनता से, हम लोगों से, जनता से। अगर जनता स्वच्छ है तो समाज स्वच्छ होगा, जनता अस्वच्छ है तो समाज अस्वच्छ होगा। लेकिन हम मानवों का क्या है, एक नया नियम है, हम अपना आक्षेप दूसरों पे लगाते हैं, क्योंकि हमें बड़ी खुशी होती है जब हम गलती करते हैं तो बताते नहीं मैंने फला की वजह से गलती की। कहीं क्यों नहीं स्वयं मान रहे हो? क्योंकि कहीं स्वयं मानने से आत्मग्लानि होती है, दूसरे पे आरोप लगा देने से थोड़ा रिलैक्स होता है। तो रिलैक्स मत करो, अपनी गलतियों को स्वीकार किया करो, ठीक है। बहरहाल, गोपाल, पाल वंश का संस्थापक गोपाल। और मैंने अभी बताया था, आप कमेंट करके आप बताओगे कि पाल वंश की राजधानी क्या थी, क्योंकि अभी इसके पहले मैंने इस सवाल पे डिटेल चर्चा किया था। और इस पाल वंश का सबसे महान शासक कौन था? धर्मपाल, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। अगले सवाल पे आते हैं, प्रश्न नंबर 23। बिल्कुल, सवाल यह है कि किसने मगध राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र को हस्तांतरित किया था? प्रश्न ध्यान से देखिए और उम्मीद की आप आंसर कर चुके होंगे, ठीक है। प्रश्न ऐसा है कि आप उत्तर कर चुके होंगे। किस शासक ने राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र हस्तांतरित किया था? ऑप्शन है बिंबिसार, अशोक, चाणक्य, अजातशत्रु। अब आप कहेंगे साहब हम तो उदयन के बारे में सुने थे कि उदयन ने ही पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। ऑप्शन है ही नहीं है, इसका मतलब है आयोग चाहता है उसी ऑप्शन को लगवाना जिसकी उसकी मंशा है। तो अगर उदयन नहीं दिया तो हम क्या सेलेक्ट करेंगे? उसके पहले क्या था उदयन से? अजातशत्रु, शत्रुओं का नाश करने वाला अजातशत्रु। तो इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? अजातशत्रु। बाकी अभी मैंने आपको पढ़ाया था एक वंश हर्यक, जिसे पितृहंता वंश कहते हैं। इस वंश का संस्थापक कौन था? तो बिंबिसार था। और बिंबिसार की हत्या किसने कर थी? अजातशत्रु ने, ठीक है। अशोक मौर्य वंश का सबसे महान शासक। चाणक्य के बारे में है ना, चाणक्य जिन्हें आप क्या कहते हैं? कौटिल्य। प्यारे साथी ध्यान में रखना, इनका अन्य नाम क्या मिलता है? जो सबसे ज्यादा आयोग पूछता है तो इनका अन्य नाम मिलता है विष्णुगुप्त। इनको हम क्या बोलते हैं? विष्णुगुप्त कहा जाता है। और इनकी खूब प्रसिद्ध रचना आप सभी जानते हैं, अर्थशास्त्र।
अर्थशास्त्र में धन से संबंधित कोई जिक्र नहीं है, बल्कि अर्थशास्त्र में जिक्र मिलता है क्या, राजनीति व लोक प्रशासन। इसलिए ये विषय खूब पूछा जाता है कि अर्थशास्त्र का विषय वस्तु क्या है, राजनीति व लोक प्रशासन इसका विषय वस्तु है। किसका, अर्थशास्त्र का। उसके 15 भाग, 180 उपभाग हैं। कितने, 15 भाग हैं और 180 उपभाग हैं और लगभग 6000 से अधिक इसमें श्लोक हैं। और किस भाषा में लिखा गया, मूल भाषा में। मूल बोले तो संस्कृत भाषा। ठीक है, अगला सवाल है, बिल्कुल नेक्स्ट सवाल, और इससे बेहतर सवाल आने वाला है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। इस प्रश्न को देख करके आपकी जिज्ञासाएं थोड़ी और बेहतर हो जाएंगी। प्रश्न है प्यारे साथी कि वह इतालवी यात्री जिसने विजयनगर साम्राज्य का अत्यंत प्रशंसात्मक वर्णन किया है। ऑप्शन है मार्को पोलो, निकोलो कांटी, बारबोसा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो वो था निकोलो कांटी। कहाँ का यात्री था, इतालवी। इतालवी बोले तो इटली। और ये सवाल बनता है कि निकोलो कांटी जिसने विजयनगर, हिंदू साम्राज्य था, विजयनगर का अर्थ होता है जीत का शहर, और ये जीत का शहर जो था, यहां निकोलो कांटी आया तो उस समय संगम वंश का शासन था। 4 वंश, विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश की बात करते हैं। विजयनगर साम्राज्य में कितने वंश हुए, 4 वंश। बस एक थोड़ी सी झलक देख लो ताकि आपके सवाल गलत ना हो। विजयनगर साम्राज्य जिसकी राजधानी मिलती है, या वर्तमान में अवशेष कहां से मिलते हैं विजयनगर के, हम्पी से या अनेकोंडी से। और ये हम्पी वर्तमान के किस राज्य में, कर्नाटक में। और इस विजयनगर साम्राज्य में 4 वंश, संगम वंश का जिक्र है, संगम वंश। दूसरा आता है प्यारे साथी सालू वंश, फिर आता है आपका तुलु वंश, और चौथा आता है अराबीडू वंश। तो निकोलो कांटी संगम वंश के काल में आया था। और संगम वंश का शासक कौन था, देवराय प्रथम के काल में आया था। और यहाँ 2-3 यात्री अगर मैं आपको बता दूं तो ये श्रृंखला आपके लिए बिल्कुल 4 चांद लगा देगी। क्या ध्यान रखना है, अब्दुल रज्जाक। एक नाम और क्या ध्यान रखना है, अब्दुल रज्जाक। अब्दुल रज्जाक कहाँ का है, समरकंद का। समरकंद बोले तो फारस बोले तो ईरान या फारस या समरकंद, है ना। सब नाम लिख लेना। आयोग कौन सा नाम पूछ ले वो आयोग पे ही निर्भर है, हमारे पर और आप पर नहीं। तैयारी जबरदस्त करो, है ना। जो भी पूछ ले बस गोली मार दो। गोली सब प्रकार की रखो, ये ना रहे कि पता चला कि कहीं निशाना लगाओ, कहीं ये वाली गोली हमारे पास नहीं है, तो फिर निशाना कैसे लगेगा। तो गोली हर प्रकार की रखो प्यारे साथी, जिसकी जरूरत उसे दो। अब्दुल रज्जाक किसके काल में आया था, तो संगम वंश का ही महान शासक था देवराय द्वितीय के काल में आया था। और एक नाम अगर और ध्यान रखेंगे तो तैयारी और बेहतर मिल जाएगी कि इस पूरे विजयनगर का सबसे महान शासक कौन था, कृष्णदेव राय। जिसके प्रशंसा, जिसकी वीरता सूरता की कहानियों का वर्णन कौन करता है, और विद्वता की, बाबर। इसके काल में 2 यात्री आए थे, डोमिंगो पायस। ये इसलिए बता रहा हूं ताकि एक साथ आपको यात्रियों का क्रम बिल्कुल याद हो जाए। और एडवर्डी बारबोसा, ये दोनों के दोनों यात्री किसके काल में आए थे, तो कृष्णदेव राय के काल में। और प्यारे साथी ये किस देश के थे ये भी पूछा जाता है, तो ये पुर्तगीज यात्री थे, यानी पुर्तगाल के थे, जो आए थे। ठीक, तो ये भी सवाल आपका, उम्मीद की आपने व्याख्या देखी और इतनी व्याख्या अगर आपने लगा रखी और दिमाग में रखी तो ये सवाल अगर रिपीट हुआ या इससे मिलता जुलता थोड़ा सा परिवर्तन हुआ तो आपका गलत नहीं होगा। अगले सवाल पे बढ़ते हैं, और अगला सवाल बिल्कुल और खूबसूरत है। नेक्स्ट प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 25। हर्षवर्धन की राजधानी कहां थी, नालंदा में। हर्षवर्धन की राजधानी कहां थी, नालंदा में, प्रयाग में, कन्नौज और थानेश्वर। तो इनकी राजधानी देखो, अब सवाल यहां पर थोड़ा समझना कि जब पूछे कि राजधानी थी कहां, तो इनकी राजधानी थी थानेश्वर। लेकिन इन्होंने अपनी बहन के कहने पर राजधानी किसे बना लिया था, कन्नौज को। और कन्नौज के बारे में खूब बनता है ना कि कन्नौज को किस पुराने नाम से जाना जाता है, कान्यकुब्ज के नाम से जाना जाता है। कान्यकुब्ज के नाम से जाना जाता है।
है ना। और इसी को हम लोग इत्र नगरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। और कन्नौज शहर जो है किस नदी के किनारे है? गंगा नदी के किनारे अपनी अनुपम सुंदरता को लिए विद्यमान है। तो इनकी पहले राजधानी क्या थी? थानेश्वर। और थानेश्वर से इन्होंने राजधानी कहां बना ली? कन्नौज। किसके कहने पर? बहन के कहने पर। और बहन ने क्यों कहा? क्या कहानी हुई? तो इसके लिए आपको वर्धन वंश का इतिहास देखना होगा इसी श्रृंखला पे। तो अगले सवाल की चर्चा हम लोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न करेंगे अगले सेशन में।